हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडी के जीके वाला में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बिहार विद्युत विभाग एएलपी और अन्य टेक्निकल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपका कितना सही हुआ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। इससे पहले नॉन टेक है, टेक्निकल हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक प्रेरक में धारा 20 सेकेंड समय में एक समान रूप से 20 एम्पियर से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है, तो प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, V बराबर L इंटू डी आई बटा डी टी होता है। तो दोस्तों, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, L पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर V इंटू डी आई बटा डी टी। तो डी आई बटा डी टी, तो दोस्तों इसको बैठाइए इस पर। तो डी आई का मान कितना है, वोल्टेज है 2 गुना, फिर उसके बाद डी आई यानी कि 20 सेकंड दिया हुआ था, 20 लिख देंगे। उसके बाद डी टी यानी कि 20 से 10 हो रहा है, यानी कि 10 हो जाएगा इसका। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आ जाएगा 4 हेनरी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा 4 हेनरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। यदि औसत मान ज्ञात हो तो डैश की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर औसत मान ज्ञात हो तो डैश की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका 1.11 इंटू औसत मान हो जाएगा। ठीक है, इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्टिव पावर से अपेरेंट पावर का अनुपात डैश फैक्टर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक्टिव पावर से अपेरेंट पावर का अनुपात डैश फैक्टर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जानते हैं दोस्तों, पावर फैक्टर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जानते हैं हम लोग कि cos फाई बराबर आर बाई जेड होता है, इसलिए cos फाई यानी कि cos फाई किसको सूचित करते हैं हम, पावर फैक्टर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से किस विधि से 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार कनेक्शन में 3 फेज और सिंगल फेज दोनों मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है। 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति मापन करने के लिए कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 वाट मीटर की आवश्यकता होगी। संतुलित है तो 2 वाट मीटर की आवश्यकता होगी 3 फेज में, अगर संतुलित भार हो तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति सेकंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ग्राम प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल लोह के बने सेल डैश होता है। तो दोस्तों जो है वो लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन जो सेल होता है उसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है। एम्पियर घंटा दक्षता और लो लेड एसिड सेल की वाट घंटा क्षमता का अनुपात होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि एम्पियर घंटा क्षमता जो है अधिक होती है लेड एसिड सेल की वाट घंटा क्षमता से, तो 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है अपना। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कि धातु का एक टुकड़ा 100 ग्राम का उस पर सोने की एक परत चढ़ानी, अगर उसमें से बहने वाली धारा 10 एम्पियर और ईसी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 0.00068 है, तो 25 मिनट में सोने के कितने भार पर परत चढ़ जा चुकी होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 10.2 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है। परमियंस किसके व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों, परमियंस जो है वो रिलक्टेंस के व्युत्क्रम होता है। 50 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, परमियंस जो है वो रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब। दोस्तों, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा जब उत्क्रमित होती है तब जो है इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है। अगर मोटर की शाफ्ट पुल्ली ढीली हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर मोटर की शाफ्ट पुल्ली ढीली हो जाए तो मोटर शोर करेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है। डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक यानी कि कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है जो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है। एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है। तो दोस्तों, एक डीसी जनरेटर में जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है वो आर्मेचर में धारा भारण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है।
यदि किसी डीसी जनरेटर में शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर डैश है। तो कौन सा जनरेटर हो दोस्तों? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम लेवल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही होगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने और बाहरी लोड को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कम्यूटेटर से करंट को इकट्ठा करने के लिए हम ब्रूस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है। किस डीसी मोटर में निम्न गति पर उच्च टॉर्क होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। सीरीज मोटर में है जो उच्च टॉर्क होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार की रोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र में हम सेलिएंट पोल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से वोल्टेज बढ़ाई घटाई जा सकती है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। कॉपर की कमी डैश पर नगण्य है, किस पर कॉपर की जो कमी है वो नगण्य होती है? तो नो लोड पर दोस्तों इसी कॉपर की कमी जो है वो नगण्य होती है नो लोड पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों वो सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है, जिसको हिंदी में माध्यमिक वाइंडिंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना डैश के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को जो ठंडा करना डैश के लिए आवश्यक होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब। उसमें विस्तृत करने के लिए जो है ठंडा करना पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है, एक कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सहायक घुमाव का प्रयोग करने का जो उद्देश्य होता है वो प्रारंभिक बला घूर्णन को विकसित करना। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, सी 63 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 है, अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो दोस्तों आप केंद्रीय स्विच का उपयोग जो है सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 है, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? तो घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए दोस्तों हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में हम सर्वात्रिक मोटर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 है, सरपन वलय प्रेरण मोटर में डैश होती है। तो सरपन वलय प्रेरण मोटर में जो है दोस्तों डैश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न शक्ति गुणांक होता है। इसका जो है वो निम्न शक्ति गुणांक होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो दोस्तों इसमें से सबसे कम शोर मोटर करने वाली जो है हिस्टेसिस मोटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, हिस्टेसिस मोटर जो है सबसे कम शोर करती है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण यानी कि इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है? तो दोस्तों गति नियंत्रण की विधि कौन सी नहीं इसमें से बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सेम है, इसका दोनों ही हो जाएगा, यानी कि स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं होता है। इसका जो है वो बी और डी दोनों ही सही हो जाएगा, बी और डी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 तीन फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। तो दोस्तों तीन फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रचलन का सिद्धांत होता है किसके समान होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा लघुपथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। इसका सी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर डैश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तांबा हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी सही जवाब हो जाएगा, इस बुक के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? यानी कि एसी मोटर की अपेक्षा डीसी में कौन पसंद किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 है, मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर 1425 आरपीएम पर चल रही है। इस मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो दोस्तों रोटर धारा की आवृत्ति निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, एफ आर बराबर एस इंटू एफ होता है। तो एफ दिया हुआ स्लिप निकालना पड़ेगा। स्लिप का फॉर्मूला होता है क्या? एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुना 100। तो इसका एन एस निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5 पर इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वतः आरंभ होने वाली तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वतः प्रारंभ होने वाली तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो इसका प्रयोग करते हैं हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हैम्पर लिखा हुआ है, हैम्पर नहीं होगा, यहाँ पर डैम्पर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों। क्वेश्चन है कि मापक यंत्रों में नियंत्रण बला घूर्णन आवश्यक होता है। तो मापक यंत्रों में नियंत्रण बला घूर्णन जो होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है? तो विक्षेपण बला घूर्णन का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 है, वोल्ट मीटर के
अंशांकन के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का अंशांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विभव मापी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, विभव मापी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जब सिर्फ प्रेशर कॉइल में ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो एनर्जी मीटर में एल्युमिनियम डिस्क का धीमा और सशर्त रोटेशन डैश कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा धीरे धीरे बढ़ने वाली गड़बड़ी, इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरर होता है, एक प्रकार का यह एरर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 है, वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करती है कहलाती है। दोस्तों इसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर डैश में मिलता है। दोस्तों कहाँ मिलता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है दोस्तों अधिकतर पहाड़ी इलाकों में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए दोस्तों हम जानते हैं पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 है, पूर्ण अंतराल बाइंडिंग में डैश। पूर्ण अंतराल बाइंडिंग में है दोस्तों वो होता है कुंडली पिच, यानी कुंडली अंतराल और पोल अंतराल बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तो तापन अवयव में दोस्तों होता है उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, 81 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 है, एक विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका द्विधात्विक पट्टी हो जाएगा, लेकिन इस बुक में दिया हुआ थर्मिस्टर, तो थर्मिस्टर नहीं होता है दोस्तों, थर्मोस्टेट होता है, और थर्मोस्टेट में ही द्विधात्विक पट्टी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्टोरेज प्रकार के वाटर हीटर में इवापोरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो स्टोरेज प्रकार के वाटर हीटर में जो है इवापोरेटर में कॉइल कहाँ रखा जाता है? दोस्तों स्टोरेज टैंक के दीवार पर टाँका लगाकर रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 है, तापदीप्त दियो के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन बहुत कठोर होता है और पतले फिलामेंट को तोड़ना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 है, रोशनी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों रोशनी को मापने के लिए हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 है, भूमि रिसाव परिपथ वियोजक को भी कहा जाता है, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी कि अवशेष धारा परिपथ वियोजक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म सबको पता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 है, गुटके पर टीआरएस केवल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है, किस स्थान के लिए उपयुक्त है? तो जो सूर्य और वर्षा के प्रकट नहीं होते उसके लिए जो है उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से किस वायरिंग सिस्टम में सबसे लंबा जीवन काल होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक सेकंड, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कंड्यूट वायरिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, 89 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से कौन से वायर का इस्तेमाल आमतौर पर पावर पोल और वेदर हेड के बीच सिंगल फेज सर्विस ड्रॉप कंडक्टर में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्लेक्स वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 400 मिली हर्ज कॉइल L1 और L2 के कपलिंग गुणांक 0.3 के बराबर है, उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M का मान कितना होगा? दोस्तों इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर M बराबर K इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2 होता है। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 120 मेगा हेनरी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा मेगा हेनरी, 120 मेगा हेनरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 है, अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है तो क्या होगा? दोस्तों अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है तो प्लेट में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी विद्युत वाणिज्यिक अर्धवर्तक यानी कि हाउस होल्ड कमर्शियल इन्वर्टर की आउटपुट तरंग वेव फॉर्म कैसी होती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वासी स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा, बुक के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है, 3 फेज वाले एक सिस्टम में शक्ति के मापन के लिए 2 वाट मीटर
की रीडिंग शून्य है तो फेज वाले लोड का शक्ति गुणक क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 है। बैटरी के लिए समानांतर जुड़ी होती है, यानी कि बैटरी समानांतर में क्यों जुड़ी होती है। तो दोस्तों करंट क्षमता बढ़ाने के लिए हम बैटरी को समानांतर में जोड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है। टेस्ला एसआई मात्रक है, यानी कि टेस्ला एसआई मात्रक किसका है, तो हो जाएगा फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 है। डैश और डैश हानियों को सामूहिक रूप से एस्ट्रे हानि के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो हो जाएगा चुंबकीय और यांत्रिक हानि। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, चुंबकीय और यांत्रिक हानि को एस्ट्रे लॉस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के निम्नानुसार अंगूठा दर्शाता है। अंगूठा क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक की गति की दिशा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 है। डैश को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समानांतर क्रम में चलाए जाते हैं, किसको हासिल करने के लिए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उच्च विश्वसनीयता से चलाने के लिए हम समानांतर में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं। उच्च वोल्टता वाले डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डबटेल के साथ खुले प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और एक लाइक जरूर करें।